नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। इस संसार पर विजय प्राप्त करने के दो माध्यम हैं, एक है शस्त्र यानी हथियार और दूसरा शिक्षा। शस्त्रों से जो विजय प्राप्त होती है वो अस्थायी होती है। विश्वास न हो तो चंगेज़ खान या सिकंदर के बारे में जान लीजिए, जिन्होंने हथियारों के बल पे बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, लेकिन वो स्थायी नहीं रह पाया। लेकिन शिक्षा एक ऐसा स्थायी हथियार है जिसके जरिए हम संपूर्ण विश्व को अपने प्रभाव में ले सकते हैं। आज उदय इंडिया के लिए बेहद सौभाग्य का दिन है। हमारे साथ दो बहुत प्रबुद्ध शिक्षा शास्त्री मौजूद हैं जो हमें शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताएंगे। मेरे बाईं तरफ बैठे हैं प्रोफेसर जे.एस. शेषागिरी जी, जो कि बहरामपुर यूनिवर्सिटी के एचओडी रहे हैं और इनका बड़ा पुराना अनुभव है शिक्षण का। और मेरे दाईं तरफ बैठे हैं अशोक गढ़िया जी, जो कि चांसलर हैं मेवाड़ विश्वविद्यालय के, और इस देश के प्रबुद्ध शिक्षा शास्त्रियों में इनका नाम आता है। तो हम शुरुआत करते हैं अशोक गढ़िया जी से। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया में। धन्यवाद। शिक्षा को आप विश्व विजय, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। आप भारत की शिक्षा नीति को इसमें कितना बड़ा स्थान देते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। भारत विश्व गुरु था और अब फिर पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। अगर इतिहास पे नजर डालें तो हम पहले विश्व गुरु थे, शस्त्रों के बल पर नहीं थे, ताकत के बल पर नहीं थे, सिर्फ ज्ञान विज्ञान और समझ के बलबूते पर थे। हमारी जो नई शिक्षा नीति, जिसको हम NEP 2020 बोलते हैं, उसमें इन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखा गया है और इसमें हमने ये पाया है कि बच्चे का स्कूल से लेके कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक कैसे उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसका मानसिक और बौद्धिक विकास हो, वह आत्मनिर्भर बने और वह मानव मूल्यों को कैसे उत्कृष्ट कर अपने जीवन में उतारते हुए समाज में और विश्व में उसका परिलक्षण करें। इसकी सारी व्यवस्था हम इस शिक्षा नीति में पाते हैं। अब सवाल ये है, शिक्षा नीति तो बन गई, लेकिन शिक्षा नीति का हम ठीक से उसका पालन करें और इसको स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक ले जाएं, इसके वास्तविक उद्देश्य को, इसकी आवश्यकता है और इस पर हम सब लोग लगे हुए हैं। और अब हम बात करेंगे प्रोफेसर साहब से, जो कि बहुत पुराने शिक्षा शास्त्री हैं, और ये हमें बताएंगे कि वर्तमान शिक्षा नीति, वर्तमान शिक्षण प्रणाली और पुरानी प्रणाली में फ़र्क क्या था। सर, अभी की जो एजुकेशन पॉलिसी है और एजुकेशन सिस्टम है और पुराना वक्त जो था, उसमें क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? Thank you very much. There is a lot of confusion in regard to new education policy in the universities as well as in the colleges. Lot of confusion. I think it will take 3-4 years to get into streamline. But the education policy which is incorporated by our government, NEP 2020, is a wonderful aspect. Definitely we will become one of the best leaders in the world as a Vishwaguru, provided in our diplomatic and external affairs relations, we should open in throughout the world one Gurukul, so that we can bring forward to our culture, our society, our education system back to the world. That is my opinion. And now, whatever we had Gurukul system earlier, that was a wonderful aspect, and we have aped the British system of education, and that has corrupted totally for the last 50 years, 70 years. And that has to be rooted out. And I found our children are not culture oriented, not country oriented, they are only for economy, money, money, money. That has to be rooted out. And by this new education policy, definitely we will achieve, maybe a matter of 2-3 years, we will get into streamline. Definitely our system is going very positively towards new education policy, and
every university, since I have worked many years in the university as a teacher, I found everything is incorporated in the educational academic councils and also in our course of studies. And one good aspect in this new education policy is every year after plus 2, one can get a certificate in the first year, second year he can get a diploma, third year he can get a degree. That's a wonderful aspect. And you can do simultaneously different degrees, different subjects. So that is a good aspect. It has been followed in many countries now, and we will do it very soon. Thank you very much. All right. प्रोफेसर साहब हमें बता रहे थे कि उनका इशारा मैकाले की तरफ था, मैकाले के सिस्टम की तरफ, कि कैसे हमारे गुरुकुलों को ध्वस्त किया गया, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि कैसे गुरुकुल हमारे अगर रिस्टोर हो जाएं, वापस लौटें, तो भारत एक अच्छी पोजीशन को प्राप्त करेगा। मेरा अगला सवाल गढ़वी साहब से है कि भारत 5 ट्रिलियन इकॉनमी का सपना देख रहा है बनने का, इसमें से 3 ट्रिलियन का रास्ता हम लोग तय कर चुके हैं। आप शिक्षा को कितना बड़ा हथियार मानते हैं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में? देखिए, हमारे देश में लगभग 70 करोड़ युवा है, और अगर इन 70 करोड़ युवाओं को हम ठीक से शिक्षित कर दें, ठीक से प्रशिक्षित कर दें और ठीक से काम पर लगा दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है वो तो बहुत छोटा लक्ष्य होगा। हमारे देश की जो ह्यूमन रिसोर्स पावर है, ये जो यूथ है, इसको हम ठीक से अगर अपनी यूटिलाइज कर लें और इस NEP 2020 में जो ये आया है और इसको हम ठीक से लागू करें, तो मैं आपकी पहले वाली बात को भी इसमें इनकॉर्पोरेट करता हूँ कि नए जमाने के गुरुकुल बन सकते हैं। हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम मेंटरिंग सिस्टम इसको कंपलसरी कर दिया है। हर 30 बच्चों पे एक टीचर है जो उनका भौतिक, शारीरिक, मानसिक विकास कर रहा है, उनको राष्ट्रीय महापुरुषों के साथ जोड़ रहा है, उनके भारतीय संस्कृति के संस्कार पैदा कर रहा है, और साथ के साथ उनको जो आज के ज़माने की शिक्षा है वो भी दे रहा है, और इसके साथ साथ एक हुनर भी उसके साथ जोड़ रहा है कि आप एक डिग्री कोर्स वो करो जिसमें आपको लगता है कि मेरा कैरियर बहुत अच्छा बनेगा, या आपके माता पिता चाहते हैं वो करें, और साथ के साथ एक ऐसा कोर्स भी कर लो जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो आपके मन का कोर्स हो, आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आप एक्सीलेंस करना चाहते हो, वो करो, और उसको अपना कमाई का जरिया भी बना सकते हो, आत्मनिर्भर बन सकते हो। क्या ज़रूरी है कि हमें ग्रेजुएशन और PG तक अपने माँ बाप से पैसा लें? हम खुद कर सकते हैं इस काम को, और अब करने लगे हैं बच्चे। मेरी यूनिवर्सिटी में 8000 बच्चा पढ़ता है, और सब बच्चों का इस नई एजुकेशन पॉलिसी में जब से ये पता लगा है कि हम 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, तो बच्चा कहता है कि मैं एक माता पिता की इच्छा से कर रहा हूँ, एक अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, तो दोनों काम वो कर रहा है और अपने आप को कॉन्फिडेंट पा रहा है। तो अर्थव्यवस्था में आपकी मैं जानकारी के लिए बताऊं, अगर हमारी शिक्षण संस्थाएं वर्ल्ड लेवल की बन जाए, तो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, 1.5 लाख करोड़ रुपया हम हर साल अपने भारत के बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपया, वो रुपया हमारा बचेगा, और उतना ही रुपया कम से कम हम बाहर के बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, और इतनी हमारी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य तो बहुत छोटा लक्ष्य है। अगर हमारे इन 75 करोड़ युवाओं को हम किसी तरीके से काम धंधे लगा दें, इनको मुख्य धारा में ले आएँ और इनका उपयोग करना सीख जाए, तो बहुत काम हो जाएगा। बहुत खूब। बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अशोक जी ने बताया हमें कि स्पष्ट शब्दों में, आंकड़ों के आधार पर बताया कि कैसे शिक्षा हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही है। हम आपके दर्शकों को बता दें कि प्रोफेसर शेषागिरी जी जो हैं वो जर्नलिज्म के HOD रहे हैं और बच्चों को पत्रकारिता सिखाते रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आज से कुछ वर्ष पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तो हमारे पास एक बुक हुआ करती थी, इसमें मोरल वैल्यूज़ सिखाए जाते थे। बीच में वो किताब गायब हो गई। तो आप हमें ये बताइए कि मोरल वैल्यूज़ का एजुकेशन में से जो हटाया गया
और इसको दोबारा जो डालने की बात हो रही है, ये कितना असर डालेगा देश के भविष्य पर? This is a very wonderful question. It is a need of the hour. Actually, I found, because I have visited many universities in India and abroad, especially in India, we found the students lost moral values because the fault is lying with the parents or with the teachers, I don't know exactly. That has to be brought back. For that purpose, a teacher has to work hard. There is no question of any complacency. If the teacher is working hard, definitely we will get a wonderful student. We can, over a period of 3 years, 4 years, we can change their minds. The kind of radicalization going against India, speaking against India that is continued for the last many years, we can see a lot of changes among the students. If they understand our culture, if they respect our parents, if they respect our society, definitely we will see a lot of changes. And it is a kind of incubation period right now. And during this period, definitely, I hope and believe our policies of the government in regard to education will definitely shower wonderful results in near future. जी, मेरा अगला प्रश्न चांसलर साहब से है, अशोक गड़िया जी से है कि भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। शिक्षा नीति में बदलाव अब जाके हो रहा है, जो कि नेशनल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी था। इसके पहले ऐसा क्या हुआ कि हमें शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता महसूस नहीं हुई? नहीं, शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता तो हमेशा महसूस होती रही, लेकिन समस्या ये थी कि हमारे उद्देश्य हमको क्लियर नहीं थे। मैं बिल्कुल थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाके बात कर रहा हूँ। पहले के दौर में हमने क्लर्क बनाना सोचा, 85-86 तक तो हम क्लर्क ही बना रहे थे। उसके बाद हमने सोचा हम टेक्नोक्रेट बनाए, फिर हमने टेक्नोक्रेट बनाने शुरू किए। फिर हमने सोचा कि हम मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए नौकर बनाएं, तो हमने मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए नौकर बनाने शुरू किए। यानी कि कुल मिला के हमने बाहर के इंटरेस्ट पूरे करने के लिए अपनी शिक्षा व्यवस्था चला रहे थे। अब जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने देश के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा पद्धति बनाओ जिसमें हमारे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, वह एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश, समाज और विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, वो आत्मविश्वासी हो और उसमें नूतन ज्ञान भी हो और पुरातन हमारे संस्कार हो, उससे भी वो भरा हुआ। हमारे राष्ट्रीय महापुरुष, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे नैतिक मूल्य, इन सब को भरते हुए जो आज के ज़माने की शिक्षा है, वो दोनों का समाहित करते हुए हमारा नौजवान तैयार हो, ऐसी उनकी अपनी सोच थी। उन्होंने इस देश के सभी एक्सपर्ट लोगों को बुलाया, बैठ के बात करी और आपके सामने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई। अब इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाने की, जितनी मुस्तैदी से ये बनी है उतनी मुस्तैदी से इसका अनुपालन होना चाहिए। देखिए, चीज़ें बदलेगी और हम विश्वगुरु भी बनेंगे और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी, उससे भी कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। मैं पूर्ण विश्वासी हूँ कि इस देश का युवा कुछ भी कर सकता है। अभी हमारे देश का जितना युवा है उसका 1% से भी कम युवा विदेशों में गया है, और जहाँ गया उन्होंने, आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ कौन है? सब भारतीय हैं। इवन अब तो देशों के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के लोग होने लगे। तो ये तो 1% से नीचे के लोग हैं। अगर हम 10%, 15% लोग अगर हमने तैयार करके बाहर भेज दिए तो पूरा विश्वगुरु तो बन ही गया ना, आपकी बात पूरी हो जाएगी। तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है, सिर्फ डाउट ये है कि लोग काम करें। और मेरा ये कहना है, जो डॉक्टर साहब ने कहा बहुत अच्छे से, कि मोरल शिक्षा और हमारे महापुरुष, हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे समाज सेवकों की, इन सब की शिक्षा कंपलसरी करनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल तक। और जब तक उस पेपर में
65 से 70% मार्क्स वो बच्चा नहीं लाता है तब तक उसको डिग्री नहीं मिलनी चाहिए। ये कंपलसरी किया जाना चाहिए। ये सुझाव मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी भेजा है कि आप इसको कंपलसरी करिए और इसको बच्चा पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़े और 65 से 70% मार्क्स लाए, तभी उसको डिग्री मिले, उस वरना उसको डिग्री ना मिले। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपने देश को, अपने संविधान को, अपनी संस्कृति को, अपने महापुरुषों को, अपनी मौलिक मूल्यों को और मानव मूल्यों को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम विश्व का नेतृत्व कैसे करेंगे। हाँ, अपने दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर साहब बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन, नीतियाँ बहुत सारी बनती हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन जो होता है वो उस पर निर्भर करता है कि सफलता कितनी हासिल होती है। केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए 2035 यानी 15 साल का वक्त रखा है और मुझे उम्मीद है कि इस टाइम फ्रेम में इस नई शिक्षा नीति के सारे आयाम लागू हो जाएंगे। मेरा अगला सवाल प्रोफेसर साहब से है। इस नई शिक्षा नीति में बड़ी खास बात है कि स्थानीय भाषाओं में तकनीकी ज्ञान यानी प्रोफेशनल कोर्सेज की व्यवस्था की गई है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, बाकी सारी कोर्सेज की पढ़ाई लोकल लैंग्वेज में हो रही है। आप बहरामपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं, आप हमें अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि आखिर ये कितना मदद करेगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, मुश्किल तो नहीं आएगी बच्चों को अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ने में, फिर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में एकोमोडेट होने में। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। सुनिए, चाइना, they teach everything in their own language. Even the doctors are coming. Technology is wonderful there. And in France, their French language में होता है. Spain language में, Spanish में होता है. German language में होता है. Why not we do it? We are very late actually. Our students can also get technological degrees in their respective regional languages. Now Government of India taken a wonderful decision. Maybe within 2-3 languages में वो start कर रहे हैं, and our professors are working hard to develop that in the regional language में technological books सब बन रहा है, text books सब बन रहा है. Matter of 1 year में everything will be ready. Definitely, it is not necessarily our students should go abroad and work there. They will work in our own country, in our own region. They can perfectly work with their own people, having their common language, so that a doctor can do wonderful job, engineer can do very good job, because having rapport with the local people, that is the greatest achievement. We are going to do it, and Government of India started working on it in Tamil, I think so, Telugu, and Hindi. Now maybe within 2-3 years, other languages will also come up in their technological subjects. I hope it is a very good. You see, no country, all these countries are powerful countries. G20 में है वो लोग. Germany, France, and China, जापान and Russia, Japan. They are all technologically great powers in the world. Why not we? We can also do it. And Government of India taken a very right decision, though it is too late. And anyhow, I hope and believe this is a very great achievement. We are going to achieve it soon. तो ये थी हमारे 2 गणमान्य अतिथियों की राय, जो कि भारतीय शिक्षा और नई शिक्षा नीति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। आप दोनों अतिथियों का उदय इंडिया के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।